ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात अमेरिका ईरान और अमेरिका के बीच किस जंग की होगी। दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। यहां तक कि ट्रंप अपने बेटे की शादी में भी नहीं गए। इसके लिए उन्होंने ईरान को वजह बताया। ट्रंप ने कहा कि शादी की टाइमिंग ठीक नहीं है। ट्रंप ने छुट्टी पर गए हुए अधिकारियों को भी फौरन वापस बुलाया और बताया जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल सेंटर अपडेट करना शुरू कर दिया है। वहीं मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिक बाहर निकल रहे हैं। पत्रकारों ने ट्रंप से बेटे की शादी में न जाने को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा कि न जाने की वजह ईरान है। आप भी सुनिए। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन जारी है, ये तो हम जान ही रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का भी खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक IRGC से जुड़े हुए एक आरोपी ने इवांका की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। पकड़ा गया आरोपी घर का नक्शा लेकर घूम रहा था। आरोपी कथित तौर पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। आरोपी की पहचान मोहम्मद बाकिर अल सादी के तौर पर हुई है, जो इराकी नागरिक है। वो कताइब हिजबुल्लाह नाम के संगठन का सीनियर मेंबर है। कताइब हिजबुल्लाह अमेरिका में जगह जगह विस्फोट की तैयारी कर रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं और ट्रंप परिवार की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। तो खबर के पहले हिस्से पर हम पहले बात करें कि पहला सवाल तो यही है विजय जी, क्या कोई बड़ा हमला, जो अभी एक दिन पहले एक पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और धुआं वाली वो पूरी तस्वीर थी, अब कह रहे हैं कि ईरान ही वजह है कि मैं अपने बेटे की शादी में नहीं जा पा रहा हूं, तो ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं ट्रंप? ईरान पर लगातार ट्रंप कह रहे हैं। पहले वो बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले उनके एक साथ कई बयान आए थे जिसमें कहा कि बातचीत हो गई है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अभी रोक दो, 2 घंटे रोक दीजिए, नहीं तो मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। ये सब है, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो ईरान पर एक बड़ा हमला करेंगे। उसके बाद भी कल ये बात हुई कि कतर जो है इसमें बातचीत कर रहा है और जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो मसला है उस पर कुछ बातचीत निकल रही है। वो लगातार धमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार आखिरी बार जैसा ट्रंप साहब कर रहे हैं। अब ईरान और जो मीडिएटर्स हैं, खासतौर से कतर का देखते हैं कि वो किस तरह से इस बात को लेगा और क्या मीडिएशन पर निकल आएगा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर। ट्रंप साहब फिर एक बार और धमकी दे देंगे। वो बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं। वो धमकी देते हैं कि कल मैं हमला कर दूंगा। फिर एक और मौका आपको देते हैं कि आप इस पर कुछ कर लीजिए, लेकिन तैयारी उन्होंने पूरी कर रखी है। करना नहीं चाहते। नहीं, तैयारी वो करना तो तैयारी तो होगी, लेकिन वो भी शायद करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते, ये बात तो है, इसीलिए तो टल रहा है। लेकिन वो उनको आप इस तरह से बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कभी भी ट्रंप साहब के साथ मत बोलिए। जैसे ये बेटे की शादी में नहीं जाना केवल ऐसा मसला नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं गया, वो गंभीर मसला है। इसका मतलब ही इज फोकस्ड अबाउट समथिंग। गुस्सा कहाँ निकलेगा? गुस्सा तो होंगे वो कि बेटे की शादी में नहीं जा पा रहा हूँ। वो कह रहे ईरान के कारण नहीं जा रहा हूँ, तो गुस्सा तो ईरान पे निकलेगा उनका। नहीं, लेकिन वो जो दूसरी खबर भी है अब हर्षवर्धन जी, वो खबर ये है कि इवांका ट्रंप का कत्ल करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ एक व्यक्ति घूम रहा है, एक आतंकी घूम रहा है। हालांकि वो पकड़ा गया, सब कुछ हो रहा है। कताइब हिजबुल्लाह का वो आतंकी बताया जा रहा है। तो ये खतरा तो तब से मंडरा रहा है जब से ये जंग शुरू हुई है। ऐसे न जाने कितने लोन वुल्फ अटैकर्स जो हैं वो अमेरिका में घूम रहे होंगे, हमला करने की फिराक में होंगे, धमाके करने की फिराक में होंगे। देखिए, असली जो खतरा है वो यही है कि जाने अनजाने अगर ऐसा कुछ हुआ तब शायद फिर ट्रंप को रोकना असंभव हो जाएगा। और ये जो रिपोर्ट आई ये थोड़ी चौंकाने वाली भी है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक ईरान के सारे कमांडर्स मारे गए, मतलब उसमें कोई IRGC के कमांडर से लेकर उनकी जो अलग अलग आर्मीज होती हैं उनसे लेकर और जो टॉप इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों उन सबको मारा गया और उसको इजराइल और अमेरिका ने सेलिब्रेट किया। इसको यूं समझिए, ट्रंप कहते थे कि आज हमने ये 2 और उड़ा दिए। इजराइल की तरफ से कहा जाता था आज हमने 2 और मार दिए। तो ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है कि कोई ट्रंप और उनकी फैमिली को निशाने पर ले रहा हो, लेकिन चूंकि इवांका का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, अगर उसके बाद ये चीज आ रही है तो ये तो सीधे सीधे आप कहते हैं ना कि पर्सनल हो गया। यानी अभी तक ये था कि ट्रंप को कोई मार देगा, अब उनके कान के बगल से जिस तरह से गोली निकली 3 मिलीमीटर का फासला था,
ऐसे में वो सारी चीजें अपनी जगह है कि और क्या वो कर रहे थे, बेटे की शादी में जा पाए या नहीं, वो समझौता मान रहा है कि नहीं, ये सब पे तो ट्रंप मान जाएंगे। ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत मोटी चमड़ी के बिजनेसमैन है वो नेता से पहले। लेकिन अगर उनकी बेटी पर, और चूंकि इवांका उनकी सबसे प्रिय बिटिया है, मतलब इसको कहते हैं ना कि उनके परिवार में वो सबसे ज्यादा अधिकार उन्हीं को दे रखा है उन्होंने। और कई लोग तो जो वहां की यूएस की जो गॉसिप सर्किल्स होती है उसमें कहा जाता है कि मेलानिया की बात वो भले न सुने, लेकिन अगर इवांका की बात होती है तो वो सुनते ही सुनते हैं। तो ये अगर वहां पर ये खतरा है तो फिर ट्रंप क्या करेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और हम लोग ये लगातार कहते रहे हैं, मैं अभी भी ये मानता हूं कि ट्रंप ये चाहते हैं कि ये रुक जाए, क्योंकि उनके लिए भी संकट है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तेल नहीं जाएगा तो भारत परेशान होगा, दुनिया के दूसरे देश परेशान होंगे। अरे भाई, जो सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका, उसकी भी तो मुश्किल हो जाएगी ना। उनको कहां से, उनके लोगों को कहां से पैसे आएंगे? तब तक तेल चलेगा ना जब तक तेल बिक रहा है। जब उस तरह की मुश्किलें आएंगी तो उनके लिए संकट खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ट्रंप युद्ध अब रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी एक, जिसको कहते हैं कि मिस एडवेंचर हुई, तो फिर उसका क्या परिणाम होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे ये लगता है कि क्या ट्रंप इजराइल के हाथे खिलौना बन गए? मतलब क्या ट्रंप के पूरा कंट्रोल इस समय नेतन्याहू कर रहे हैं? नेतन्याहू ने तो कहा था कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, मौका दे रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि बहुत इजराइल नाराज हो गया था, नेतन्याहू नाराज हो गए थे। तो क्या नेतन्याहू ने फिर ट्रंप को इस बात की तैयार कर लिया है कि मिलकर एक बार फिर ईरान पर हमला किया जाए? जिस तरीके से ट्रंप 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि अभी हमला नहीं करेंगे, कतर, यूएई और सऊदी अरब ने जो कहा था कि हमला मत करना, और कतर का प्रतिनिधिमंडल तो अभी तेहरान पहुंच गया है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी तेहरान में गए हुए इस समय, और इस समय जब बातचीत चल रही है उसके बाद युद्ध की तैयारियों को दिखाना और ये बताना कि मैं लौटकर आ रहा हूं और हमला हो सकता है, क्या वापस जो नेतन्याहू चाहते हैं उसी बात को ट्रंप मानने के लिए कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि यह स्थिति अब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि इतने विरोध के बाद अगर अमेरिका फिर युद्ध में जाता है और इतना लंबा युद्ध लड़ने के बाद कुछ अब निकल के नहीं आया। के मूड में तो एक बार नहीं, न जाने कितनी बार आ चुके हैं, और एक बार फिर अगर वो ये बात कह रहे हैं ईरान में बड़े अटैक की, अगर वो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की भी बात में कर लूं प्रोफेसर साहब, फिर मैं आपके पास आती हूँ। पाकिस्तान क्या कर रहा है इस वक्त? आसिम मुनीर आप जानते हैं, उनका मुल्ला मुनीर इस वक्त वो तेहरान पहुंचा हुआ है और शांति समझौते की कोशिश में है, लेकिन कतर की एंट्री ने पूरा समीकरण बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर की एक नेगोशिएशन टीम भी तेहरान पहुंची, जो अमेरिका के साथ समन्वय में ईरान से बातचीत कर रही है। इसका मकसद युद्ध खत्म कराने और बाकी अटके हुए मुद्दों पर अंतिम डील की कोशिश करना बताया गया है। यानी जिस बातचीत में पाकिस्तान खुद को सबसे बड़ा तुर्रमखा दिखा रहा था, अब ट्रंप ने कतर पर भरोसा जताया है। कतर पहले भी गाजा युद्ध, अफगानिस्तान और कई पश्चिम एशियाई संकटों में बैक चैनल मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, लेकिन कतर की एंट्री से पाकिस्तान परेशान है। अब डोनाल्ड ट्रंप वैसे किसी के प्रेशर में आते तो नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कुछ ना कुछ कर गुजरे, लेकिन एक बात जरूर है प्रोफेसर साहब की, कतर ने जिस तरह से एंट्री ले ली है उससे इतना तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। देखिए, हम सभी आश्चर्य में थे कि जब पाकिस्तान जो है वो निगोशिएटर के तौर पर एक उभर करके आया, तो सबको लग रहा था ये संभव है क्या, क्योंकि ईरान की बनती नहीं है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ नहीं बनती है, और गले तो बड़े जोश से मिल रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में तो आप जिसको भी देखेंगे वो गला मिलता है, लेकिन गले मिलने का मतलब ये नहीं है कि मन भी मिलता हो, और गले मिलते हैं लेकिन इसके बावजूद भी चाकू साथ में रखे रहते हैं कि कब हम आपको जरूरत पड़े तो। आप देखिए ना, सिंध के अंदर जो है, या जो सीमा लगता है पाकिस्तान के ईरान के साथ, वहां पर मूवमेंट को ऐसा थोड़े है कि हम ही लोग हवा पानी देते हैं, वो ईरान भी हवा पानी देता है, ईरान का भी अपना इंटरेस्ट है। तो इस मामला में ईरान और भारत दोनों के कॉमन इंटरेस्ट वहां पर खड़े हो जाते हैं, और इस पूरे रीजन में हमने कहीं भी कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान इस भूमिका में कहीं आया हो, मध्यस्थ की भूमिका में आया। कतर तो डे 1 से है, लेकिन कतर को, जैसा कि आपने दिखाया भी कि कई इस प्रकार की चीजों में कतर एक भूमिका के तौर पर काम किया है, उसकी एक मध्यस्थ की भूमिका रही है। और चूंकि वो ईरान का स्वयं झेला भी है, ईरान ने कतर पर भी ड्रोन अटैक किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे में बर्फ पिघलने में और चीजों को समझने में, उसकी गंभीरता को समझने में कतर बेहतर भूमिका निर्वाह कर सकता है। एक समृद्ध देश भी है, वहां पर अमेरिका का एक बेस भी काम कर रहा है,
तो ऐसी स्थिति में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे तेहरान के जो आए होंगे, उनके साथ बातचीत करने में उनको लगेगा कि भाई ये डायरेक्ट जो है वो अमेरिका का ये है। कई बार ये भी हम लोगों को बातचीत में आया कि जो अमेरिका देता है प्रस्ताव, उसको ईरान के सामने ज्यों कहते हो पाकिस्तान नहीं रख सकता है, वहां पर उसमें भी एडिट कर देता है कुछ फेरबदल करता ताकि ये नाराज नहीं हो, और ये प्रस्ताव रखता है तो उधर वो एडिट करके रखता है ताकि वो नाराज नहीं हो। तो इस मामले में भी निगोशिएशन होने में ये हो रही है। लेकिन एक बात मैं भी इस चीज से सहमत हूं कि यदि निगोशिएशन नहीं होता है तो कुछ तो बड़ा होगा। ट्रंप बड़ा करेंगे। ठीक है। उनके अलावा उनके पास विकल्प ये नहीं है। टेंशन इसलिए बहुत ज्यादा है और हॉर्मोन्स को लेकर ये संकट है, वो ज्यादा बड़ा संकट है। इस बीच एक और खबर आपको दे दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्री के तौर पर रूबियो का ये पहला भारत दौरा है। 4 दिन के भारत दौरे पर आए रूबियो आज कोलकाता पहुंचे और फिन टेरिफा की संस्था मदर हाउस का उन्होंने दौरा किया। आपको बता दें, अमेरिका के किसी विदेश मंत्री का ये 14 साल के बाद कोलकाता का दौरा है। इससे पहले मई 2012 में हिलरी क्लिंटन कोलकाता आई थी। मार्को रूबियो का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव हो चुका है। मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान कोलकाता के अलावा आगरा, जयपुर और दिल्ली भी जाएंगे। कूटनीतिक रूप से ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें चर्चा करनी भी चाहिए। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही बहुत कुछ नहीं बदल चुका है, भारत और अमेरिका के रिश्ते में भी हर्षवर्धन जी बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत कुछ बदल चुका है मिडिल ईस्ट में भी बहुत कुछ बदल चुका है। चीन और भारत के बीच में भी इतना कुछ बदला है। कहां कहां तक बदलाव की बात करें, क्या यहां से भारत अप्रोच करने जा रहा है इस मीटिंग से? नहीं, भारत क्यों अप्रोच करेगा? अप्रोच करना है तो अमेरिका को करना पड़ेगा। और भारत ने जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ठंडा और रूखा रिस्पांस दिया है विदेश मंत्री की यात्रा को, तो इसको भी जरा समझना चाहिए। क्योंकि मतलब मेरी अपनी समझ है, बाकी लोग बताएंगे। मैंने जो देखा, मुझे तो नहीं लगा कि कोई इस यात्रा को लेकर भारत ने कोई बहुत उत्साह नहीं दिखाया है अभी तक। जो उत्साह है वो सर्जियो गोर खुद ही दिखा रहे हैं। सर्जियो गोर जो राजदूत है यहाँ पर, तो उनको तो दिखाना चाहिए, वो तो उनके प्रतिनिधि हैं अमेरिका के। असली चीज ये है कि क्या भारत ने अपनी तरफ से अमेरिका के रिश्तों में कोई गड़बड़ की थी जिसकी वजह से उसे अप्रोच करना चाहिए? नहीं। रीअप्रोच किसे करना है? ट्रंप को करना है, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। रीअप्रोच किसको करना है? जिसका डिप्टी कॉमर्स सेक्रेटरी आकर कहता है कि हम भारत को वो अवसर नहीं देंगे जो हमने चीन को दे दिया। अवसर नहीं देता है कोई, अवसर लिया जाता है। चीन ने अपना अवसर लिया, वो अपनी इकोनॉमी बना कर गया, हम अपना अवसर लेंगे। असली बात यह है कि क्या पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को लगातार आप आगे बढ़ाते हुए, उसकी पीठ थपथपाते हुए, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ आप रिश्ते अच्छे रख पाएंगे? भारत और अमेरिका इतनी तरह से जुड़े हुए हैं कि वो कोई एक एक्शन के आधार पर सबको खारिज नहीं किया जा सकता। हमारे रिश्ते हैं, हमारे व्यापार हैं, हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारा रेयर अर्थ मिनरल है। हम दुनिया में जिस तरह से एक कहें कि बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभाते हैं, हम हिंद महासागर में बहुत महत्वपूर्ण है। हम चीन के खिलाफ जो सबसे बड़ा एक संतुलित करने वाला ध्रुव है वो हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ट्रंप और उनके प्रशासन को गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर होगी। बाकी मुझे लगता है कि सर्जियो गोर को बहुत कुछ पता है, उनको स्थितियां शायद अच्छे से समझ में आ रही, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे, सबसे पहले वो मदर टेरेसा के उस कौन सी जगह है सर जहां गए थे, वहां गए वो, और वही है जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने रद्द कर दिया था, दोबारा फिर लिया। लेकिन इससे भी जरा संदेश समझिए, ये इतना आसान नहीं है भारत और अमेरिका का रिश्ता। विजय जी, आप इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं आ रही हूँ प्रोफेसर साहब आपके पास। ये दौरा भारत के लिहाज से और अमेरिका दोनों के लिहाज से, देखिए अमेरिका का रिश्ता वो है, यू लव देम और यू हेट देम, यू कांट इग्नोर देम। समझे? अमेरिका ऐसी स्थिति में है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप उनसे नाराज हो सकते हैं कुछ देर के लिए, फिर उनकी नाराज़गी कम करने के लिए काम करते हैं। अभी तक जो भारत की विदेश नीति में जो संकट अभी चल रहा है, ये ईरान को ही लेकर देख ले, उसमें क्या हम अमेरिका के खिलाफ गए? कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। हम ईरान के खिलाफ भी नहीं गए। नहीं, अभी बात अमेरिका की कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं कि अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साथ क्या करते हैं हम। अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो हम सैंक्शन मानते हैं। चाइना तो नहीं मानता। आप कहेंगे कि सैंक्शन लगाएगा तो क्या करते हैं, चाइना तो नहीं मानता। अमेरिका टैरिफ लगाता है, आपको उसको मानना पड़ता है। अमेरिका रोक देता है, आप रुक जाते हैं। अमेरिका कहता है आप ईरान से भी खरीद सकते हैं, आप खरीद लेते हैं। अमेरिका कहता है रूस का भी तेल पड़ा हुआ वहाँ पर रास्ते में,
उसको खरीद लीजिए, वो भी खरीद लेते हैं। अमेरिका कहता है वेनेजुएला चले जाइए, तो वेनेजुएला भी चले जाते हैं। तो इसको मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई डरे हुए नहीं है, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर पर है, और आज तो आप उनके साथ रिश्ते कैसे बनाने हैं, क्या करना है, क्योंकि आप चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, पाकिस्तान रूस के साथ भी है, उन सबका बीच में एक बैलेंस बनाना है। और अभी भारत को अपनी मजबूत जगह उस पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना जी, उसमें आज देखिए, आज जितनी बड़ी जंग हो रही है उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही। हम ये कह सकते हैं हम क्यों करें, तो आप तो तब भी मत करते, यूक्रेन में क्यों कर रहे थे। आज आपकी उस स्थिति पर भी चर्चा करने की जरूरत है, ये अपने आप को देखने की जरूरत है। ये कहना कि नहीं हम तो परवाह नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि इतना हमारी कोई आसान भूमिका काम नहीं है इस जंग में। नहीं देखिए, ईरान अमेरिका इजराइल जंग में क्या भूमिका है? देखिए मीनाक्षी, यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग चल रहा था उसमें चाइना जैसे बहुत बड़ी ताकत की क्या भूमिका थी? कुछ भी नहीं। क्या चाइना कर रहा था? रसिया जिसके पास आर्म्स की कमी हो रही थी, मिसाइल की कमी हो रही थी, उसको सप्लाई दे रहा था। ये बाइडेन पावर के फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर, कि चीन को कंटेन करने के लिए आप क्वाड बनाते हैं। भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान, आप एक गठबंधन लाते हैं। आप स्वयं कहते हैं कि हमको इसको स्ट्रेटेजिक से डिफेंस की तरफ भी ले जाना चाहिए, और फिर खुद जिसको चीन भारत पहुंच मना जाते नहीं हैं। करते हैं। भारत मना कर देता है। भारत शुरू से मना इस चीज को कर रहा था, जी। बेशक अंदर में बात रही होगी, लेकिन मना कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत से अपेक्षा करना कि वो जाकर के हस्तक्षेप करे या कोई बड़ी भूमिका निभाए, इसमें संभव ही नहीं थी। कोई रोल इसमें भारत का दिख नहीं रहा था। दूसरी बात, अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। आप ईरान के साथ बेहतर संबंध बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईरान के साथ आपका ट्रेड और अमेरिका के साथ आपका ट्रेड, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अमेरिका में आपका ट्रेड सरप्लस है, 89 बिलियन डॉलर का आप ट्रेड एक्सपोर्ट करते हैं। आप जरा जाकर 1 to 10 में कहीं पर है हमारे ट्रेड के लिस्ट में? क्या तेहरान है कहीं पर? कहीं नहीं टिकता है। तो ऐसी लेकिन सर, स्थिति तेल में तो चाहिए ना एक सर। मिनट सुन ले, तेल हम ईरान से नहीं लेते हैं। मजेदार बात है, मैं फिर इसको जिक्र कर दूं, मित्रता का निर्वाह किया था। आप कितने परसेंट? 1% भी तेल लेते थे रसिया से? आप पहले यूक्रेन युद्ध से पहले नहीं लेते थे।